मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफी छोटा था, लेकिन 14 साल की उम्र में भी वह 20 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे पति की मृत्यु को अब भी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदें भी नहीं थीं। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र 14 साल थी। वह मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी, तब वह मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वह कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति ना आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती हैं। इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 14 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने सोचा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूँ। आप खा लीजिए, वरना आप भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वह मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थीं। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वह बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थीं। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए। दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है।
कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगीं। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। मैंने उसे तालों में छुपा कर रखा था, लेकिन यह सब रोहन के हाथ कैसे लग गया, ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले 2 दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थीं। आपको अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वह आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। रोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताजा लग रही हैं। लीजिए, चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रख दी। मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं यह चाय आपके सामने पी लेता हूँ। चलिए, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने गिलास से चाय के घूंट लिए और मुझे दिखाया। मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूँ। रोहन का चेहरा देखकर मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वह आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ईमानदार अंकल है। वह जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वह ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, रोहन,
तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी और मेरा देवर 14 साल का था। ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने कहा, घर खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं। वे अपनी बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर उनके सहारे नहीं रहा जा सकता। यह अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बनवाया था, लेकिन अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने जेवर बेचने का इरादा कर लिया। मैंने रोहन से कहा, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो चुकी थी। रोहन ने अपने उस अंकल को जेवर दे दिए। 2 दिन बाद उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जगह पर घर की चाबी और कागजात दे दिए। मैं इस पूरे प्रकरण पर हैरान थी। 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है? लोगों को घर के लिए इतना काम करना पड़ता है, कागजात, इंतकाल और बहुत कुछ। लेकिन जब रोहन ने कागजात मेरे हाथ में दिए तो मैं हैरान रह गई। वह 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच बड़ों जैसी थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, हम घर साफ कर लेंगे, फिर आपसे जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने तो कभी नौकरी भी नहीं की थी। फिर रोहन यह क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान ज्यादा नहीं था। मैंने अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने पति के लिए बनाया करती थी। मैं रोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन उस दिन वह घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था। रात के 10 बज गए थे। मेरे पति की मृत्यु से पहले वह शाम 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर बाहर नहीं निकलता था। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे रोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारा हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। अपने दोस्त को यहीं बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुस्से से मुझे देखा, जिससे मैं डर गई। लेकिन वह तो एक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसे डरा सकती हूँ। मैं यही सोचकर बात कर रही थी कि वह मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी, बस करो। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया उसे आप खुद खा लो। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। उस वक्त वह किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह गुस्से में था। जरूर कोई बात थी। मैंने उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से देखकर बोला, भाभी, एक बात कहूं, आप मुझसे शादी कर लो, वरना आप काफिर हो जाएंगी।
उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते थे। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी नीच बात तुमने कैसे सोची और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था और मुझे टकटकी भरी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन ऐसा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि रोहन को अपनी संतान की तरह पालना। रोहन की बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। यह घर मेरे नाम था। मैं अकेली भी रह सकती थी। अगर रोहन ने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था। रोहन को इसमें रहने का कोई हक नहीं था, अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह मैंने रोहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। रोहन कहाँ गया? मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की ओर देखा तो वह बाहर से बंद था। इसका मतलब रोहन मुझे घर में कैद करके चला गया था। मुझे उससे नफरत होने लगी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें। मैंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं इद्दत में हूं। बार बार घर से निकलना ठीक नहीं। मैं बेबस होकर बैठ गई। मेरे पति की मृत्यु को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में रोहन कितना बदल गया था। मैं सोच रही थी कि अगर भगवान ने मुझे संतान दी होती तो मैं रोहन के सहारे न होती। मैं अपनी संतान के सहारे जी लेती। लेकिन अब मैं उसे क्या कहूं? मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह इस दुनिया से चला गया। मैंने सोच लिया कि रोहन आएगा तो मैं उससे साफ साफ कहूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। शाम को, अब भी रात शुरू भी नहीं हुई थी, कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि शायद रोहन होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वे गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियां थीं, जैसे वे धर्म के ठेकेदार हों। उन्होंने कहा, बीबी, तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वे बोले, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है। वह अब भी घर में ही होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, हमने क्या किया? अरे, तुमने क्या किया? ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है। तुम बेवा हो। अपने माँ बाप के घर जाओ। यहाँ शराफत से रहो। हमारे यहाँ भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब रोहन का किया धरा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि रोहन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें
और इसे ऑन एल पर सेट करें ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिले। धन्यवाद।